नमस्कार, वेलकम टू टारगेट कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का टारगेट कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। आज देखिए आपकी पॉलिटी की तीसरी क्लास रहेगी और इस तीसरी क्लास में बहुत ही शानदार कंटेंट रहेगा। वो क्या रहेगा? हमारे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ज़्यादातर विद्यार्थियों में जो रहता है, स्टूडेंट्स में जो रहता है डाउट कि इतने सारे अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं, इन सभी अनुच्छेदों को कैसे याद किया जाए, सभी को याद किया जाए या इसमें से कुछ अनुच्छेदों को याद किया जाए। तो हम आपको बता दें कि सभी अनुच्छेदों को आपको याद नहीं करना है। ठीक है, आपको 395 जो आर्टिकल हैं उसमें से 395 आर्टिकल नहीं आपको करने हैं। ठीक है, आपको उसमें से जो है लगभग 70-80 आर्टिकल जो है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, वो हमने पिक आउट करके और इस PDF में उसको शामिल किया है। ठीक है, करवाया है। अब आप इन्हीं सभी आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़िए, हम आपको आज पढ़ाएंगे। कॉपी पे नोट करिए, ठीक है, बार बार उसको रिवाइज करिए। आपकी एक दिवसीय परीक्षाओं से लेकर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स तक, वैसे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में ये अनुच्छेद रेयर केसेस में ही पूछे जाते हैं, वनडे एग्ज़ाम में खूब स्कोप रहता है, PCS में भी खूब रहता है। तो उसमें आप ये जो आर्टिकल हम आपको पढ़ाएंगे वो आर्टिकल आप पढ़िए, इसी में से आपको सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, यानी आपके प्रश्न जो हैं इसी में से आएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका टॉपिक जो है आप लोग देख रहे होंगे कि भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, क्लास ये हमारी कौन सी है? तो क्लास ये हमारी है थर्ड, तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासेस हमने ली हैं। पहली जो क्लास थी वो हमारे संविधान सभा जो हमारी बनी वो कैसे बनी, उससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को हमने देखा था। दूसरी क्लास में हमने प्रस्तावना से संबंधित प्रश्नों को देखा है। आज हम तीसरी क्लास में देख रहे हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, अब हम क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। देखिए आप लोग जानते हैं कि मूलतः हमारे संविधान में आर्टिकल जो थे वो थे 1 से 395। ठीक है, वर्तमान समय में अगर हम देखें कितने आर्टिकल होंगे तो ये होंगे लगभग 450 से ऊपर, यानी 450 प्लस आर्टिकल्स इस समय हमारे संविधान में हैं। अब वो 450 आर्टिकल्स कहाँ से आ गए? तो वो इस तरह से आया है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको बताएं, एक है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 आप लोग जानते हैं कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा मूल अधिकार है। अब इसी में एक संशोधन हो गया, आर्टिकल 21 से हो गया। ठीक है, ऐसे ही एक आर्टिकल है 43। ठीक है, आर्टिकल 43 में एक संशोधन हुआ, आर्टिकल 43A हो गया। ठीक है, ऐसे आर्टिकल जो है आर्टिकल 39 है। आर्टिकल 39 में आप लोग जानते हैं आर्टिकल 39A है, आर्टिकल 39B है, आर्टिकल 39C है, आर्टिकल 39D है, आर्टिकल 39F है। ठीक है, इसमें टोटल जो है 5 आर्टिकल हो गए। अब ये जो है समाहित हो गए, तो इसमें पहले एक था, अभी 5 और इसके हो गए। तो इसी टाइप से हमारे पूरे संविधान में संशोधन के माध्यम से ये जो समय समय पर आर्टिकल बढ़े हैं, इन्हीं को मिला के लगभग 450 से ऊपर आर्टिकल वर्तमान में हमारे यहाँ हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 450 प्लस हो गए। अब हम देखते हैं आर्टिकल 1 से जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, क्योंकि ये हमने देखा है लगातार स्टूडेंट्स की डिमांड रही है कि भाई कौन से इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए और कौन से ऐसे गैर ज़रूरी आर्टिकल हैं। ठीक है, जो हमारे एग्ज़ाम के व्यू से गैर ज़रूरी का मतलब भाई एक एक शब्द जो हमारे संविधान में लिखा है वो ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि वो यूजलेस है, लेकिन हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितना इम्पोर्टेंट है, हमें ये यहाँ पे देखना है। उसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। बड़ी गर्मी लग रही है यार। ठीक है, चलिए अब देखिए आर्टिकल पहला, आर्टिकल 1। थोड़ा सा आज ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, थोड़ा सा हम स्पीड में इसको पढ़ेंगे, तो आप अपने हिसाब से जो है स्पीड को स्लो और फास्ट कर सकते हैं। देखिए आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में आप लोग जानते हैं क्या है? भारत
भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है। आर्टिकल 1 में क्या है, हमारे भारत में कैसी शासन पद्धति है और हमारे देश का स्ट्रक्चर कैसा है, वो आर्टिकल 1 में है। तो इसमें टू बी एग्जैक्ट अगर देखना है हमें तो इंडिया, इंग्लिश में जो है इंडिया, जो कि भारत राज्यों का संघ होगा, इंग्लिश में इंडिया दैट इज़ भारत विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये ठीक है। तो भारत राज्यों का संघ होगा, ये आर्टिकल 1 में है। आर्टिकल 2 में क्या है, बाहर से अगर किसी भी भूमि के टुकड़े को राज्य के रूप में अपने देश में शामिल कर रहे हैं तो वो आर्टिकल 2 में आएगा। यानी किसी बाह्य क्षेत्र को भारत में शामिल कर एक राज्य बनाना। ठीक है। आर्टिकल 3 में देखिए क्या है, आर्टिकल 3 में है देश के भीतरी राज्यों की सीमा निर्माण में परिवर्तन। ठीक है। देखिए आर्टिकल 2 जो है, आर्टिकल 2 से तात्पर्य है कि भारत के बाहर अगर कोई भूमि का टुकड़ा है, ठीक है, उसको अपने में शामिल कर रहे हैं तो उसकी सीमा में परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन, निर्माण से संबंधित जो भी सारी चीज़ें हैं वो आर्टिकल 2 में आएंगी। आर्टिकल 3 में जो है वो है अपने देश के अंदर पहले से जो निर्मित राज्य हैं, जैसे मान लीजिए उत्तराखंड का नाम बदला, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ, ठीक है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, तो ये क्या हुआ, इसकी सीमा में परिवर्तन हुआ। ठीक है। या किसी जैसे तेलंगाना एक नया स्टेट बना, यूके यानी उत्तराखंड नया स्टेट बना अलग होके, यानी निर्माण। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 5 में क्या आएगा, अनुच्छेद 5 में क्या है, नागरिकता से संबंधित जो भी सारी चीज़ें हैं, नागरिकता से संबंधित प्रावधान। ठीक है। ये किसमें है, आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 5 में क्या है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान। ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 14 एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, क्योंकि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक हैं और भाग 3 में है। तो आर्टिकल 14 जो कि पहला मौलिक अधिकार है, उसमें क्या शामिल है, विधि के समक्ष समता, और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है। आर्टिकल 15 में क्या है, केवल धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे जो हम पढ़ा रहे हैं वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ा रहे हैं। हमारे पूरे संविधान में आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। अभी ये मौलिक अधिकार यहाँ पे हम सारे नहीं आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो उसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनको पढ़ाएंगे। जब मौलिक अधिकार वाला एक सेशन लेंगे उसमें आपके महत्वपूर्ण उसमें सारे जितने भी मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को हम उस वाली क्लास में लेंगे। इसमें हम क्या बता रहे हैं कि जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान में वो हम आपको बता रहे हैं। आर्टिकल 16 में क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समता, ठीक है। लोक नियोजन मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं इक्वल हो। यानी कभी कभी क्या होता है ना कि हिंदी को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो थोड़ा सा अच्छे से समझ आता है, इसीलिए हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया कि मान लीजिए अगर कोई भी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, तो उस रोजगार में पब्लिक को बराबरी का हिस्सा मिले, कोई भी व्यक्ति हो उसको बराबरी का हिस्सा मिले, इक्वलिटी हो, ठीक है। तो ये आर्टिकल 16 हो गया। आर्टिकल 17 क्या कहता है हमारा, अस्पृश्यता का अंत। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, बार बार हमारे पीछे वाले एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। आप ये वाला वीडियो सेव कर लीजिए और इसी को बार बार देखिए, इससे बाहर आपको एक भी आर्टिकल नहीं मिलेगा, ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी परीक्षा में आए हैं और आने वाले हैं, ठीक है। इसी को आप रट डालिए। उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 में क्या है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल देखिए 21 है। आर्टिकल 21 को हम देखिए, ठीक है, यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 21 को। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 21 को, देखते हैं हम। आर्टिकल 21 जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 हमें जीवन जीने का अधिकार देता है विद डिग्निटी, यानी स्वाभिमान के साथ में आप जीवन को जी सकते हैं। तो आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण। आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक, प्राण एवं दैहिक प्राण एवं दैहिक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। ये हो गया हमारा आर्टिकल 21। एक यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल जो है, वो आर्टिकल इसमें नहीं लिखा है, हम लिखे दे रहे हैं। आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A में क्या है, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को।
और शिक्षा कैसी है, वो निशुल्क है, निशुल्क, बिना किसी शुल्क की शिक्षा। ठीक है। अब अनुच्छेद 22 हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। ठीक है। आर्टिकल 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 23 में क्या है, आर्टिकल 23 में है मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध। ठीक है, का प्रतिषेध। मानव दुर्व्यापार यानी मानव के दुर्व्यापार, जैसे पहले क्या होता था, मानव का दुर्व्यापार, मनुष्यों को खरीदा जाता था, बेचा जाता था गुलामों के रूप में बाज़ारों में। जैसे हम लोग आज सब्जियां लेते हैं, वैसे ही व्यक्तियों को गुलामों के रूप में बेचा जाता था, खरीदा सब्जियों के भाव में। तो वही है कि उस पर प्रतिबंध है आज, मानव दुर्व्यापार। और बलात् श्रम, बलात् श्रम का मतलब होता है कि आपने किसी से श्रम करवा लिया, कोई कार्य करवा लिया, उसको पैसे नहीं दिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, इस पे भी प्रतिषेध है। अगर आप किसी से काम ले रहे हैं तो आपको उसको पैसा देना पड़ेगा, ये है, बलात् श्रम नहीं करवा सकते हैं। आर्टिकल 24, कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। ठीक है, कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध, यानी फैक्ट्रियों में आप बच्चों को नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, इस पर भी प्रतिषेध है। आर्टिकल 25, अब देखिए ये जो 23-24 है ना, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 19 से 22 जो था, 19 से 22 जो था वो क्या था आपका, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 14 से 18 तक जो था वो था समता का अधिकार। ठीक है। आर्टिकल 25 से 28 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 29-30 जो है वो सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 32 यानी 32 जो वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये हम सब पढ़ेंगे जब आगे मौलिक अधिकार वाले चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे, तब ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। हम वहाँ पे ट्रिक भी बताएंगे आपको कि कैसे इन सभी आर्टिकल्स, मौलिक अधिकारों को आप याद करें। ठीक है, अभी यहाँ पे हम बार बार आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि ये आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, कि कौन से ये आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं। ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा कि यार आर्टिकल 1 पढ़ें या ना पढ़ें, आर्टिकल 2 पढ़ें या ना पढ़ें, 3, 4, 5, 6, 7 कौन सा आर्टिकल हम इसमें से पढ़ें जो कि हमारी परीक्षाओं में आए, और ऐसा कौन सा आर्टिकल इसको हम छोड़ें जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो आपकी क्लियरिटी यहाँ पे हो जाएगी। आज आप क्लियर हो जाएंगे कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट कौन से नहीं है। ठीक है, ये आर्टिकल 25, अंतःकरण की ओर से किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये आपका हो गया आर्टिकल 25। आर्टिकल 29 में आपका आर्टिकल जो 29 है वो क्या है, अल्पसंख्यकों से संबंधित है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का
संरक्षण। ठीक है। आर्टिकल 29-30 जो है वो सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार है, माइनॉरिटीज से संबंधित है, उनके रिजर्वेशन की बात करता है, उनको संरक्षण देने का प्रावधान करता है। ठीक है। ये हो गया आपका आर्टिकल 29। आर्टिकल 32 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, फैक्ट है, जो कि हमारी खूब परीक्षाओं में आता है। ठीक है। तो ये आर्टिकल 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, आर्टिकल 32 को। इसको हम ब्रैकेट में लिखे दे रहे हैं, संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। संविधान की आत्मा एक आर्टिकल 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आर्टिकल 39 जो है वो क्या है कि राज्य के द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतियां। अभी हम कहाँ पे आ गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आ गए हैं। ठीक है। आर्टिकल 39 में क्या कह रहा है, राज्य के द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतियां, यानी राज्य के द्वारा फॉलो की जाने वाली, पालन की जाने वाली कुछ नीतियां आर्टिकल 39 में लिखी हैं। आर्टिकल 39A या 39 का, आर्टिकल 39 का में क्या है, समान न्याय, समान न्याय का समान एवं निःशुल्क न्याय का अधिकार, निःशुल्क न्याय का अधिकार। अब देखिए हमारी सरकार कहती है कि सभी को न्याय मिले, इसके लिए उसने कई बॉडीज भी स्थापित की हैं। ठीक है। सेंटर के लेवल पे, यानी संघ के लेवल पे, राज्य के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय लेवल पे जो एक एजेंसी है वो कौन सी है, नालसा जिसको कहते हैं। ठीक है। स्टेट के लेवल पे एक होती है SALSA जिसको सालसा कह देते हैं। डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे क्या है, DALSA, डालसा। इसके बारे में हम बताएंगे जब DPSP आपको पढ़ाएंगे। अगला आर्टिकल 40 क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। ये आर्टिकल 40 में आप लोग जानते हैं कि ये गांधीवादी सिद्धांत है आर्टिकल 40, क्योंकि गांधी जी की यही मंशा थी, उनका विचार था, फिलॉसफी थी कि ग्राम पंचायतों का ज़रूर गठन हो, यानी ग्रामीण स्तर पे भी उनको क्या गए कि जो है लोकल सेल्फ गवर्नेंस, यानी स्थानीय स्तर पे शासन पद्धति को भी लागू किया जाए, जो कि पंचायतों का गठन करने के माध्यम से ही लागू हो सकता है। ठीक है। तो वो आर्टिकल 40 में DPSP के रूप में शामिल है। अब देखिए जो है आर्टिकल 41 है, तो कुछ दशाओं में काम शिक्षा, कुछ दशाओं में काम शिक्षा पाने का अधिकार। ये है आर्टिकल आपका 41 में। अब देखिए आर्टिकल 43 खा, 43 खा यानी 43B कह सकते हैं। 43B में क्या है आपका, सहकारी समितियां। सहकारी समितियां जो हैं, सहकारी समितियों का गठन, ये हमारे मौलिक अधिकार वाले सेक्शन में भी शामिल है, आर्टिकल 19A में। ठीक है।
इसके लिए 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था, जिसके तहत सहकारी समितियों को शामिल किया गया था हमारे संविधान में। ये हमने कल वाली क्लास में आपको बताया था। आर्टिकल 44 बहुत ही महत्वपूर्ण ये आर्टिकल है वर्तमान में परीक्षाओं के लिहाज से। क्यों? क्योंकि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो बना है वो बना है उत्तराखंड। यानी समान नागरिक संहिता इस समय खूब चर्चा में है। इस समय के कोई अगर परीक्षाएं, इस समय की कोई भी परीक्षाएं अगर होती हैं तो उसमें इस प्रश्न की आने की संभावना खूब बनती है कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, इसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। अगला देखिए क्या है, आर्टिकल आपका 45 है। आर्टिकल 45 क्या कहता है कि 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल का प्रावधान। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में 48A आता है। 48 का कहें या 48A कहें, इसमें क्या है? पर्यावरण एवं वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित प्रावधान। ठीक है, ये आर्टिकल 48 काम में है। आपका आर्टिकल 50 में क्या है? आर्टिकल 50 में क्या है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग होंगी। किसी का भी एक दूसरे में कोई इंटरफेरेंस यानी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल 51 आर्टिकल 51 में क्या है? आर्टिकल 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि हेतु प्रावधान। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 52 में क्या है? आर्टिकल 52 से हमारी संघ की कार्यपालिका शुरू होती है। आर्टिकल 52 में क्या है? राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 55 में क्या है? राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति। ठीक है, राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति। आर्टिकल 57 में जो है वो क्या है? राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यता। ठीक है, वो आर्टिकल 57 में है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हम आपको पढ़ा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 58 में आपका जो है वो क्या है? राष्ट्रपति
पद के लिए योग्यता, राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता, थोड़ा सा इशू आ रहा है, के लिए योग्यता। ठीक है। इसमें क्या अंतर है कि हमारे यहाँ जैसे अमेरिका में एक व्यक्ति एक ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक व्यक्ति एक से अधिक बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसमें क्या है कि पुनर्निर्वाचन, यानी एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन चुका है, फिर से अगर राष्ट्रपति बन रहा है तो उसकी क्या योग्यताएं होंगी, ये इस आर्टिकल 57 में है। आर्टिकल 58 में जो पहली बार ही राष्ट्रपति बन रहा है, ठीक है, उसके लिए क्या है, उसके लिए योग्यताएं क्या होती हैं, जैसे वह 35 वर्ष की कम से कम उम्र पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पे ना हो। ये सारी योग्यताएं जो हैं वो आर्टिकल 58 में होती हैं। ठीक है। आर्टिकल 60 में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल 60 और आर्टिकल 61 है। ठीक है, आप इनको ध्यान रखिएगा। ये खूब एक दिवसीय परीक्षा यानी वनडे एग्जाम, एसएससी का हो, वीडियो, लेखपाल और एसएससी जीडी, इस टाइप के जो भी एग्जाम्स रहते हैं उसमें खूब पूछा जाता है। तो आर्टिकल 60 में क्या है, राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ, राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ। ठीक है। आर्टिकल 61 में क्या है, महाभियोग प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति पर लगाया जाने वाला जो महाभियोग होता है उसकी क्या प्रक्रिया होती है, वो आर्टिकल 61 में है। आर्टिकल 66 में देखिए क्या है, आर्टिकल 66 में जो है वो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ये है आर्टिकल 66 में। आर्टिकल 70 में क्या है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, यह किस में है, आर्टिकल 70 में है ये। ठीक है। आर्टिकल 72 बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आर्टिकल 72 में क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। जैसे हमने यहाँ पे क्षमादान लिख दिया है, राष्ट्रपति नहीं लिखा, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्षमादान की शक्ति किसकी बात हो रही है। हम यहाँ पे लिख ही देते हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। आर्टिकल 73 में जो है वो क्या है, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ये आर्टिकल किस में है, आर्टिकल 73 में है। अभी आर्टिकल 74 में क्या है देखिए, आर्टिकल 74 में है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है। आर्टिकल 75 एक में क्या है कि मंत्रिपरिषद नहीं, आर्टिकल 75 में क्या है कि पीएम यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे
प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर करेंगे। ठीक है, आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, बार बार इसको देखना है। ये कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि वो कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं, वो पूरी होती हैं। जैसे अगर आप ये टॉपिक ले रहे हैं कि कौन सा अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ये आपका कंप्लीट वीडियो है। अभी इसके बाद में एक और वीडियो आपको मिलेगा, 2 वीडियो आपको मिलेंगे और सारे आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद कवर हो जाएंगे उसमें। ठीक है, आपका फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर उसके अलावा आपको कोई आर्टिकल नहीं पढ़ना है। आपको जितने इसमें आर्टिकल मिलेंगे, 70-80 आर्टिकल मिलेंगे, आपको बस वही उतने आर्टिकल्स अच्छे से तैयार कर लेने हैं। बार बार रिवाइज करेंगे, आपको तैयार हो जाएंगे आपके। बस उन्हीं को पढ़ना है और एग्ज़ाम में आपको वही मिल जाएंगे। आर्टिकल 76 में क्या है? आर्टिकल 76 में क्या है? महान्यायवादी। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI। ठीक है, 79 आर्टिकल आया। आर्टिकल 79 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें क्या है? संसद का गठन। ठीक है, संसद का गठन। आर्टिकल 80 में क्या है? राज्यसभा का गठन। आर्टिकल 80 में क्या है? राज्यसभा का गठन। आर्टिकल 81 में क्या है? लोकसभा का गठन। लोकसभा का गठन। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 83 आया है। आर्टिकल 83 में क्या है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 83(1) में। आर्टिकल 83(1) में राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ठीक है, इसका मेंशन जो है वो आर्टिकल 83(1) में है। अब अगला आता है कि जो है आर्टिकल 84। आर्टिकल 84 में क्या है? संसद के सदस्य बनने की अहर्ता कह सकते हैं या योग्यता कह सकते हैं। मतलब एलिजिबिलिटी क्या है? संसद के सदस्य यानी MP जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके बनने की अहर्ता योग्यता क्या होती है? वो आपके आर्टिकल 84 में है। ठीक है, अब अगला आता है आर्टिकल 85। तो आर्टिकल 85 में क्या है? संसद के सत्र का या को आहूत, संसद के सत्र को आहूत करना, विघटन करना, और सत्रावसान करना। ये कौन सा आर्टिकल में है? आपका आर्टिकल 85 में है कि संसद के सत्र की शुरुआत करना, उसको समाप्त करना या कुछ समय के लिए रोकना। आर्टिकल 100, अगला आर्टिकल 100 है। आर्टिकल 100 में क्या है कि लोकसभा इस अध्यक्ष कहें या स्पीकर कहें, अध्यक्ष के द्वारा अपने मत को निर्णायक मत के रूप में
प्रयोग करना। ठीक है, यानी लोकसभा स्पीकर द्वारा अपने मत को निर्णायक मत के रूप में प्रयोग करना। और निर्णायक मत के रूप में कब लोकसभा स्पीकर अपना वोट प्रयोग करते हैं? जब दोनों साइड के वोट जो हैं बराबर होते हैं, उस केस में। वैसे लोकसभा स्पीकर को वोट डालने का कोई वो नहीं है, लोकसभा स्पीकर वोट नहीं डालते अपना। लेकिन जब कोई ऐसा विधेयक होता है जिस पे वोट जो है बराबर हो जाए, ठीक है, पक्ष में भी जितने हैं, मान लीजिए सपोज 50 पक्ष में उसके पड़े हैं कि इस विधेयक को पास होना चाहिए, उतने ही विपक्ष में पड़ गए कि इस विधेयक को पास नहीं होना चाहिए यहाँ से। उस केस में लोकसभा स्पीकर उस टकराव को समाप्त करने के लिए अपने वोट को देते हैं, ठीक है, निर्णायक मत के रूप में, निर्णायक वोट के रूप में। आर्टिकल 106, आर्टिकल जो आपका 106 है, 106 को हटा के आप इसको 108 करिए, क्योंकि आपका ये आर्टिकल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 108 इसको करिए, इसको हम पूरा ब्लैंक कर रहे हैं। आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 में आप लोग जानते हैं क्या है? संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान, ठीक है। संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान आप लोग जानते हैं, कल हमने बताया था साधारण विधेयक के ही मामले में सिर्फ होता है, और ये तब होता है जब कोई एक सदन, मान लीजिए कि लोकसभा ने किसी विधेयक को पास कर दिया और राज्यसभा ने 6 महीने तक उसको रोक रखा है और उसने पास नहीं किया है, ठीक है। तो उस टकराव को समाप्त करने के लिए फिर दोनों सदनों को आपस में बुलाया जाता है, दोनों सदनों की मीटिंग होती है, उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं, फिर उसमें बहुमत से, विशेष बहुमत से नहीं, बहुमत से उस विधेयक को पास किया जाता है। इसके बारे में और डिटेल से हम पढ़ाएंगे जब संसद चैप्टर चलेगा। संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान आर्टिकल 108 में। आर्टिकल 109 में क्या है? धन विधेयक पर या धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया। धन विधेयक को पास करने की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 109 में है। अब आर्टिकल 110 में आपका क्या है? धन विधेयक की परिभाषा। इसमें प्रक्रिया है लेकिन इसमें क्या है? धन विधेयक है, ठीक है। धन विधेयक क्या होता है वो आर्टिकल 110 में है। आर्टिकल 112 में आप लोग जानते हैं, आर्टिकल 112 में बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट। वो क्या, कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 112 में। वार्षिक वित्तीय विवरण का जो प्रावधान है, वार्षिक वित्तीय विवरण का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? विवरण का प्रावधान वो कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल 112 में। आर्टिकल 117 में क्या है? वित्त विधेयक की परिभाषा, यानी आर्टिकल 117 में क्या है आपका? वित्त विधेयक है, ठीक है। आर्टिकल 122 में क्या है? न्यायालय या न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच संसद की कार्यवाहियों की जांच न करने का अधिकार, ठीक है। संसद की जो भी कार्यवाही है उसकी जांच न्यायालय को करने का कोई अधिकार नहीं है। ये लिखित है हमारे संविधान में आर्टिकल 122 में।
आर्टिकल 123 बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश का प्रावधान करता है। ठीक है, जब संसद का कोई दोनों सत्र ना चल रहे हो, या तो कोई एक सत्र चल रहा हो या तो ना चल रहा हो, उस केस में अगर कानून बनाने की जल्दी है या इमरजेंसी टाइप से कोई किसी कानून को बनाना है तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। उसका प्रावधान कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 123 में। तो क्या होगा ये? राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का प्रावधान। ठीक है, ये आपके सारे 1 से लेकर 123 आर्टिकल 123 तक जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे वो आपको आज हमने बता दिए। ठीक है, हमने खूब मेहनत की है, अब आपको आपकी मेहनत करने की बारी है। इसको देखना है, इसको नोट करना है, बार बार देखना है, रिवाइज करना है, तब जाके आपके ये सारे अनुच्छेद तैयार हो जाएंगे और फिर बिल्कुल आप क्लियर हो जाएंगे कौन से हमें अनुच्छेद पढ़ने हैं, कौन से अनुच्छेद हमें नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, अब आगे की जो क्लास आपको मिलेगी वो कल मिलेगी। उसके बाद में ये आपके पूरा ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद का चैप्टर जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस क्लास को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, जिससे अगला वीडियो जब मिले तब आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है जी, गुड लक।